हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स। लेखपाल परीक्षा के संबंध में जो हमने सीरीज़ शुरू की है उसका ये दूसरा वीडियो है। आज का वीडियो है पंचायती राज से संबंधित। पंचायती राज एक ऐसा टॉपिक है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है। लेकिन जब आप लेखपाल की बात करते हैं तो ग्राम्य समाज एवं विकास के अंतर्गत पंचायती राज का टॉपिक वहाँ दिया गया है। आज हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको बताएंगे जिन पर से क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में। स्पेशली ये वीडियो लेखपाल के लिए है, लेकिन उसके अलावा जहाँ भी पंचायती राज आता है उन सब में यही सारे क्वेश्चन आएंगे। तो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जो प्रतियोगी छात्र हैं जितने भी, तो वो सारे के सारे इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पंचायती राज, सबसे पहले बात करते हैं अर्थ की। इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, पंचायती राज का जो अर्थ है वो है स्थानीय शासन या सत्ता का विकेंद्रीकरण। एक है विकेंद्रीकरण जो पंचायत राज का मतलब है। दूसरा इसका जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो होता है केंद्रीयकरण। वो होता है आपका केंद्रीयकरण। तो केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण में अंतर। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि जब आप किसी भी चीज़ को, यहाँ पे सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात हो रही है, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जब सत्ता किसी एक इंस्टीट्यूशन या किसी एक व्यक्ति के अंदर सीमित ना होकर छोटे छोटे रूपों में, छोटे छोटे स्तरों में बांट दी जाए। इसके विपरीत केंद्रीकरण का मतलब होता है जब सत्ता किसी व्यक्ति विशेष संस्था या कुछ एक व्यक्तियों के अंदर समाहित हो, उन्हीं के आधार पर सारा शासन प्रशासन चलता हो। तो गांवों के विकास के लिए गांवों की सत्ता ग्रामवासियों के हाथ पे सौंपना, सत्ता का विकेंद्रीकरण यही है, और इसको आप स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। अब दूसरी बात आती है कि संकल्पना, ये विचार कहाँ से पनपा। तो देखिए, जो महात्मा गांधी का राम राज्य यह ग्राम स्वराज का विचार था, उसी का परिष्कृत रूप जो है आजकल आप पंचायती राज के रूप में देखते हैं। महात्मा गांधी ने जिस राम राज्य की बात की थी वो सांप्रदायिक नहीं था। राम राज्य से उनका मतलब था कि एक ऐसा समाज जिसमें सभी व्यक्तियों को सम्मान, उनके अधिकार प्रदान किए जाएं। मतलब पूरी जो उन्होंने अर्थ ग्लोबलाइजेशन जिसे कहते हैं, उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा है उसको वो अपनाया था। ठीक है, फिर उद्देश्य क्या है पंचायती राज के? तो देखिए, पंचायती राज जो है ये स्थानीय स्वशासन है और ये ग्राम विकास से संबंधित है। तो जितने भी उद्देश्य होंगे वो सब ग्रामीण विकास से ही संबंधित होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है कृषि का विकास। ठीक है, क्योंकि जो कृषि अब तक होती आई है परंपरागत तरीकों से भारत में, उसको किसी तकनीकी आधार पर विकसित करना, अच्छे बीजों का इस्तेमाल करना, अच्छी जुताई के इंतज़ाम करना, सिंचाई का इंतज़ाम करना, ये सारी की बातें जो है। और जो कृषक हैं उनको जो पैसे की कमी है उसके लिए ऋण मुहैया कराना, उनकी पैसे की कमी को दूर करना। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं ये कृषि विकास में आ जाएंगी। इसके अलावा गौवंश का संवर्धन पंचायती राज का उद्देश्य है। बागवानी, खादी ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योगों के माध्यम से गांवों को पूर्ण स्वावलंबी बनाना, ये सारे ही उद्देश्य जो है वो पंचायती राज के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा पंचायती राज का उद्देश्य नहीं है, तो उसमें कृषि विकास दे दें, गौवंश संवर्धन दे दें और नीचे लिख दें बागवानी, चौथा लिख दें कि हस्तशिल्प कला का विकास। तो आपको सीधा उसमें इन सबको याद रखना है, जिससे जो भी ऑड मैन आपका हो उसको आप ऑड नंबर को अलग कर कर बता दें। ठीक है, या फिर अलग अलग तीन बातों के समूह दे दें कि इसमें से कौन सा जो है पंचायती राज व्यवस्था के उद्देश्यों में शामिल है या नहीं है। इसलिए उद्देश्यों को, संकल्पना को, अर्थ को सभी को अच्छी तरह से समझना है और याद रखना है। अब दूसरी बात आ जाती है इसके संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान है। देखिए, संवैधानिक प्रावधान से मतलब संवैधानिक निकाय ये कब बना, और संवैधानिक निकाय उसको कहते हैं कि जिस निकाय का वर्णन संविधान में हो, यानी उसकी नियुक्ति कैसे होगी, गठन कैसे होगी, ये सब संवैधानिक आधार पर हो, संविधान में लिखा गया हो। तो राज्यों को पंचायत के गठन का निर्देश अनुच्छेद 40 में दिया गया।
ठीक है। तथा 7वीं अनुसूची की विशिष्ट संख्या 5 में ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करके इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया। ठीक है, यह है इसके संबंध में संवैधानिक प्रावधान, यानी संविधान में कहाँ कहाँ आपको इसका अंकन मिलता है, कहाँ कहाँ इसके बारे में आपको बातें लिखी हुई मिलती हैं। अब यहाँ एक बात और लिख लीजिए कि अगर पंचायती राज किस सूची का विषय है, तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, ये भी याद रखना है। ठीक है, ये राज्य सूची में है। 3 सूचियाँ होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची जिसके संबंध में केंद्र सरकार कानून बनाए, राज्य सूची जिस पर काम राज्य सरकार करे, और समवर्ती सूची जहाँ केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाने का अधिकार रखती हैं, लेकिन किसी विषय पर अगर दोनों में टकराव हो जाए तो केंद्र की बात उसमें मान्य होगी। तो ये यहाँ तक हुआ। इसके बाद देखिए, इसके बाद आ जाता है संवैधानिक मान्यता, यानी कि संवैधानिक मान्यता इसको कब मिली। तो देखिए 1993 में जो 73वां संविधान संशोधन था, उसके बाद इसको संवैधानिक मान्यता मिली। हालांकि वर्ष 1957 में बलवंत राय जो मेहता समिति थी, उन्होंने पंचायती राज की सिफारिश की थी और उसको मान लिया भी गया था, लेकिन वहाँ से संवैधानिक दर्जा लेने तक का एक लंबा संघर्ष था और आखिरकार सन 1993 में 73वें संविधान संशोधन, ये याद रखना है, के द्वारा पंचायती राज को एक संवैधानिक मान्यता मिली। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक मान्यता कब मिली, तो आपका आंसर होगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा, अगर संशोधन पूछे हैं, और अगर सन भी है तो 1993। फिर ये कहाँ आ गई इस दिन के बाद, ये 11वीं अनुसूची में पंचायतों में शामिल है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन जो है वो 11वीं अनुसूची में उसका वर्णन है। तो इसमें क्या दिया गया कि पंचायतों का गठन, पंचायती सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, सदस्यों के लिए आरक्षण व पंचायत के कार्यों के संबंध में व्यापक प्रावधान, जो कुछ भी है वो 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, एक बात ये हुई। इसके बाद अगला है कि कौन सा मंत्रालय है जिसके अधीन पंचायती राज व्यवस्था के संबंधित कार्य चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सा मंत्रालय है, तो आंसर होगा पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय। ठीक है, अगला इसमें आ सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ। तो देखिए, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था उसका प्रारंभ 2 अक्टूबर सन 1952 में हुआ। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या हो गया, पंचायती राज प्रणाली जो है कब से लागू हुई, क्वेश्चन ये भी हो सकता है, तो भी उसका आंसर यही है। देखिए, सबसे पहले राजस्थान के नागौर ज़िले में, ये याद रखना है आपको, नोट कर लीजिए, राजस्थान स्टेट जो है, राज्य है, उसके नागौर ज़िले में 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959, 959, ठीक है, 959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायत राज की नींव रखी और उसी दिन संपूर्ण राजस्थान में इसको लागू कर दिया गया। क्वेश्चन अगर आता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952 को। क्वेश्चन अगर आता है कि पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई, तो आंसर होगा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, वो उस टाइम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, वांछित सफलता इसमें प्राप्त नहीं हुई, इसलिए इस पर विचार जो किया गया गंभीरता से किया गया, जैसे उद्देश्य थे, जो सोचा था वो वैसा उस टाइम नहीं हुआ था। तो इसके लिए अनेक समितियों का फिर गठन किया गया। और हाँ, एक बात और याद रखनी है कि वर्तमान में सारे राज्यों में त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा एकमात्र राज्य है जहाँ पर 4 स्तरीय, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू है। ठीक है, इसके बाद बात आ जाती है कि कौन कौन सी समितियां बनी। इन समितियों का मिलान करने के लिए भी आता है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर आई वो आई बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने 1957 में ही समिति आई। ठीक है, और उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है उसके बारे में बात की। इन्होंने बताया कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो त्रिस्तरीय होनी चाहिए
और ये 3 स्तर कौन से होंगे? सबसे पहला बताया बलवंत राय मेहता समिति की बात चल रही है, ग्राम या नगर पंचायत। पहला स्तर होगा इसका ग्राम या नगर पंचायत, ठीक है, ये हो गया पहला स्तर। दूसरे पर क्या आ जाएगा आपका? दूसरे पर आपकी आ जाएगी तहसील पंचायत, तहसील, ठीक है। और तीसरे पर आ जाएगा ज़िला पंचायत। ये 3 स्तर थे ज़िला पंचायत, जो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश थी। इसके बाद आपका दूसरा आ जाता है अशोक मेहता समिति, ये 1977 में आई, ठीक है। जो इसकी सिफारिशें थी वो क्या थी? वो ये थी कि राज्य में विकेंद्रीकरण का प्रथम स्तर ज़िला हो, ठीक है। इन्होंने गांव को नहीं कहा, इन्होंने ज़िले को कहा, ठीक है। ज़िला स्तर के नीचे मंडल पंचायत का गठन हो, ग्राम पंचायत समितियों को समाप्त कर दिया जाए और मंडल अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष व ज़िला परिषद के अध्यक्ष का जो चुनाव कार्यकाल है वो 4 वर्ष का हो, ठीक है। और विकास योजनाओं को ज़िला परिषद द्वारा तैयार किया जाए। इन्होंने सबसे पहले बात क्या की कि जो विकेंद्रीकरण का आप पहली इकाई मान रही हैं, पहला स्तर मान रहे हैं, ग्राम को ना मानकर ज़िले को मानिए। साथ ही जो विकास योजनाएं हैं उनका जो निर्माण है वो ज़िला परिषद द्वारा तैयार किया जाए। ये किसकी थी? अशोक मेहता समिति, ठीक है। उसके बाद अगली आ जाती है आपकी, ये है PVK राव समिति, ये 1985, ठीक है। इस समिति ने राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद मंडल और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत व गांव स्तर पर गांव सभा के गठन की सिफारिश की, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं सिंघवी समिति। तो इस समिति ने गांव पंचायतों को अधिक सक्षम व प्रभावी बनाने के लिए गांवों के पुनर्गठन की सिफारिश की, ठीक है। और लास्ट में आता है आपका PK थुंगन समिति। PK थुंगन समिति 1989 में आई और इसकी सिफारिशों में ये महत्वपूर्ण था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए और इस सिफारिश को माना भी गया, ठीक है। तो अगर पहली बात तो है कि इन 5 समितियों का आपको क्रम याद रखना है, क्योंकि क्रम से मेल करने को आ जाती है। नंबर पहले सबसे पुरानी कौन सी थी ये पूछ सकता है, ये सबसे नई कौन सी थी। थुंगन समिति के संबंध में जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि वो कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिशों के बाद पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो आंसर होगा आपका PK थुंगन समिति। PK थुंगन समिति के संदर्भ में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि किस समिति की सिफारिश के बाद पंचायती राज व्यवस्था में को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिए कि पंचायती राज विभाग जो है उसके द्वारा जो वर्तमान में कौन कौन से कार्य क्रियान्वित किए जा रहे हैं, ठीक है। कार्यक्रम इसमें सबसे पहले आ जाता है ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद दूसरा आ जाता है क्लीन एंड ग्रीन यूपी, फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना, ठीक है। अगला है बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण, पंचायती राज पदाधिकारियों एवं कार्यकर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रत्येक न्याय पंचायत के स्तर पर 2 चंद्रशेखर आज़ाद सचिवालय की स्थापना, राज्य वित्त आयोग एवं 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर ग्रामीण स्थानीय निकायों का अनुदान। उसके बाद आ जाता है प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों का विकास किया करना, भूख मुक्ति और जीवन रक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत BPL परिवारों की महिलाओं को साड़ी और वृद्धजनों को कंबल, ठीक है। और फिर मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार देना। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इन सबके बाद निकल कर आता है वो होता है आपका कि पंचायती राज किस सूची में आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा राज्य सूची। ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। अब एक बार जल्दी से ये आपको मैं और बता दे रही हूँ कि क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आ सकता है कि पंचायती राज की संकल्पना का अर्थ क्या है, तो स्थानीय स्वशासन और सत्ता का विकेंद्रीकरण।
फिर उद्देश्य, तो कृषि विकास, गौवंश संवर्धन, बागवानी, खादी ग्राम उद्योग व कुटीर उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को पूर्ण स्वावलंबी बनाना। उसके बाद आ जाता है, आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था में वास्तविक स्वराज के लिए प्रमुख अंग किसको माना जाता है, तो वो ग्राम स्वराज को माना जाता है। इसके बाद कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश के आधार पर जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, तो वो हो जाएगी आपकी पी.के. थुंगन समिति। अगर आपका आ जाए क्रम समितियों का, तो फिर यही है, बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहली 1900, अशोक मेहता समिति 1977, राव समिति 1985, सिंघवी समिति 1986 और थुंगन समिति 1989। ये आ सकते हैं इसमें से क्वेश्चन। इसके अलावा कि कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो ये अनुच्छेद 40 है। क्योंकि अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है, तो ये मौलिक अधिकार हुआ या फिर नीति निर्देशक तत्व, ये बात आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो यही सारी बातें थी। ये इस वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।